नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, अपने गुनाह को कबूल किया। पारदर्शक लिफाफे में स्टेपल कर सहेज कर रखे कुछ पन्ने हाथ के स्पर्श को पाकर मानो सजीव हो उठे। बिना विलंब पन्नों को बाहर निकाल टटोलने लगी वह। तो पन्नों के मटमैले चेहरे जो बीते समय की एक किशोर अनुभूति से रगे हुए थे, सिर निकालकर अमिता की ओर ललचाई दृष्टि से तकने लगे थे। अम्मू की उंगली पकड़कर उसे स्मृतियों के अतीत गहवर में ले जाने के लिए जो राख के ढेर के नीचे दबी धीरे धीरे जमी दोज हो चुकी थी। सबसे गहरी अनुभूति जिसने उसके मनोमस्तिष्क पर से हटने का नाम ही नहीं लिया था, आज फिर से सिर निकालकर उसके सामने वही स्टेशन का दृश्य लेकर आ गई थी। स्टेशन से जब रेलगाड़ी सरक रही थी, तो वह खिड़की पर हाथ रखकर साथ साथ चलने लग गया था कि शायद अकुलाए हुए कोपोलो की कोमलता और स्निग्धता से तरल हुआई अमिता की आंखें बरसेंगी और होठों से कुछ प्रस्फुटन होगा, या फिर क्या पता उसके कान अपना नाम उसके होठों से सुनने को तरस रहे थे। लेकिन अमिता गाड़ी के सरकने की आवाज कानों से ही नहीं, आंखों, एहसासों, सांसों और रोम छिद्रों से भी सुन रही थी। अपनी व्यग्रता से व्यथित और थी वहां हमेशा की तरह। अब भी एक चुप्पी, भावनाओं का ज्वार भट्टा उसके भीतर समुद्र मंथन को उतारू था। खिड़की से बाहर मुंह निकालकर वह देख रही थी। गौतम की धूमिल होती छवि पीछे छूट रही थी और वह आंखों से अदृश्य हो चुका था। अपना मुंह भीतर कर हथेली में मुंह छुपा विक्षुब्ध वह फफक फफक कर रो पड़ी थी। फिर फिर अपने को संयत करने का यत्न करने लगी थी। इस तार तार होते संबंध पर भैया को कुछ नहीं सूझ रहा था। वह तो शादी के बाद पहली बार उसे मायके के लिए लिवाने बबीना आया था। वह सोच रहा था कि अम्मू पहली बार गौतम को छोड़कर जा रही है तो दुखी है। वह उसकी पीड़ा को किस तरह बताए, किन शब्दों से सहलाए कि वह संयत हो, स्वयं को बटोर सके। उसने दिलासा देते हुए उसके कंधे पर हाथ रख स्नेह स्पर्श का आभास कराया, क्योंकि वह पल भर के लिए भी गौतम और अमिता के संबंध में कुछ गड़बड़ है ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन दोनों का प्रेम संबंध तो जग जाहिर था। उसके लिए यह अकल्पनीय था कि अमिता की समूची चेतना अविच्छिन्न हो बिखर गई है और वह पूरी तरह बिखर कर उसके साथ जा रही है। उन पन्नों को हाथ में पकड़े आज वह यादों की सुरंग में भीतर उतरती चली जा रही थी। जवानी की दहलीज पर घटी मीठी मधुर यादें भी कभी बिसरती है कहीं। नई उम्र की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही तो वह फिसल गई थी। माँ की बचपन की सखी राधा मौसी के पति बबीना में पीडब्ल्यूडी में एसटीओ बनकर आए थे, तो अपने परिवार सहित मौसी उन सबको मिलने बिना अपनी गाड़ी में आ गई थी। उनकी दो बेटियां सुधा और भारती एवं छैल छबीला बेटा गौतम उनके साथ थे। हम व्यस्क भारती को पाकर जहां वह खिल उठी थी, वहीं गौतम जैसे सजीले आकर्षक व्यक्तित्व वाला नौजवान उसके समझ इससे पूर्व अभी तक कोई नहीं आया था। बात बात पर चुटकुला सुनाकर वह माहौल में रंगीनियां भर रहा था, जिस पर विमुक्त होते हुए वह उसके मुंह आकर्षण में खींच रही थी। असल में गौतम क्विक विटी था और बोलने के पश्चात अपने कहे की प्रतिक्रिया हर बार अमिता की आंखों में झांक कर देख लेता था। ऐसे में दोनों जवान दिलों की नजरें मिल जाती थी और अनजाने में एक नए अफसाने की नींव पड़ रही थी। जब वे लोग चले गए तो अमिता भागी हुई भीतर गई और जाकर दर्पण में अपना चेहरा देखा। उस पर खिली लालिमा को देख वह स्वयं से ही शर्मा गई थी। अब से उसका सजने संवरने का मन करता था। वह चुपके चुपके अपने आईने से मुख वार्तालाप किया करती। गर्मी की छुट्टियां थी तो मौसी ने चिट्ठी लिखकर अपनी सखी को परिवार सहित आने का निमंत्रण भेज दिया, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा बंगला था जिसके अगली और पिछली ओर भी बाग बगीचे थे। बाबू तो काम में व्यस्त थे, लेकिन अम्मा तो उत्साह से भर उठी और सखी से बतियाने और संग समय बिताने के चाव में वह अपनी दोनों बेटियों यानी अमिता और बाबा को लेकर ट्रेन से पहुंच गई बबीना।
स्टेशन पर गौतम उनको रिसीव करने आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनकी उठती गिरती नजरों का ऐसा आदान प्रदान हुआ कि वहां का मौसम ही बदल गया था। फिर तो अगले 10 दिनों में वे दोनों हर पल को इकट्ठे जी रहे थे। ढेरों शरारतें, अंताक्षरी, गीत गजलों की महफिलें, रात को देर देर तक जागकर फिल्मों की बातें होती थी, क्योंकि उस जमाने में फिल्मी हीरो हीरोइनों का युग था। बिनाका गीतमाला और विविध भारती के गानों की तूती बोलती थी। एक दूसरे को कुछ कहना हो या दर्द दिल का इजहार करना हो तो फिल्मी गीत गुनगुना कर कहा जाता था। उस पर से आग में घी का काम करते थे गुलशन नंदा के उपन्यास, जो अमूमन हर घर में होते थे और बड़ी रुचि से पढ़े जाते थे। अमिता अपने मनपसंद लेखक अज्ञे के उपन्यास नदी के द्वीप के बारे में बातें करने लगी तो भारती ने उससे साहित्य की चर्चा में प्रतिभागिता की थी, जिससे अम्मू को वहां का परिवेश भा रहा था। और इन्हीं दिनों यह प्यार की बेल परवान चढ़ रही थी। केवल मुख नजरों का आदान प्रदान ही चलता था। उन दिनों किताबों में गुलाब के फूल सुखाए जाते थे। उस जमाने में प्रेम छुप छुप के होता था, क्योंकि समाज के संस्कार इसे गुनाह मानते थे। बिछुआ की बेला में दहकते हुए गुलमोहर और अमलतास के फूल इस भयंकर धूप में अपनी ताजगी बिखेरते हुए भी उसे गीलेपन का आभास दे रहे थे। उधर उसकी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति माँ की अनुभवी पगी दृष्टि को शायद कुछ सोचने को विवश कर रही थी, क्योंकि अमिता के स्वभाव में चारों ओर खिली खुशबुओं का कोलाहल कोयले के कंठ की कूक और चिड़ियों की तरफ फुदकती धूप अब मध्यम पड़ गई थी। उसकी चढ़ती उम्र की आहटें माँ तक पहुंच पा रही थी। उनका ख्याल विश्वास में पनप रहा था, यह देखकर कि किसी न किसी बहाने से गौतम उनके घर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आ धमकता था। चूंकि गौतम अपनी बातों से सबका मन मोह लेता था, तो अमिता की छोटी बहन बाबा भी उसके आने से खिल उठती थी और उसके पहुंचते ही झट अपनी दीदी के चेहरे पर खिली आभा को भी उसकी आंखों में झांक कर ताड़ लेती थी। गौतम का बार बार अमिता की आंखों की डोर से बंद खींचे चले आना और खुली आंखों से अमिता की छवि को निहारना बहुत कुछ कह जाता था, और जिसका उन्हें पता नहीं चलता था, लेकिन जिसे सब नोटिस कर रहे थे। दोनों की पढ़ाई चल रही थी। सने सने वक्त अपनी रफ्तार पकड़ रहा था और दोनों घरों में काना फूसियां चल रही थी उनको लेकर। अमिता की ग्रेजुएशन हुई तो गौतम भी आईएएस की परीक्षा में बैठा। अब इसे इश्क की बेइंतहाई ही कहेंगे ना, कि वह एक पेपर पर केवल उसका नाम ही लिखता रह गया। गौतम को उसके सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जब उसे होश आया तो तीर कमान से निकल चुका था और सिर ढूंढने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। वापस आकर उसने अमिता को सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर भविष्य में होने वाले उसके निष्कर्ष से वो तड़प उठी थी। उन दिनों 26 वर्ष की आयु तक ही लिमिट थी इस परीक्षा के लिए, और वह अब खत्म हो गई थी। उसके लिए खैर दोनों की चाहत रंग लाई, क्योंकि असलियत से कोई वाकिफ नहीं था। उसकी लियाकत को देखते हुए सबको उसके सफल होने का पूर्ण विश्वास था, सो उनका संबंध 7 फेरों में परिणत होकर रहा। गौतम का परिवार शादी करने के लिए बबीना ही आ गया था। उन्होंने 3-4 दिन के लिए एक सरकारी बंगले में रहने का इंतजाम कर लिया था। उनके रिश्तेदार और मेहमान दिल्ली और पंजाब से वहीं आ गए थे, क्योंकि बबीना रेलवे जंक्शन है। सबको सहूलियत हो गई थी। डोली विदा हुई तो मायके के छूटने का दर्द तो था ही, लेकिन अपने प्रियतम के गले का हार बनने की रूमक उसे सहज कर रही थी। वह तो गौतम की प्रेम धारा से ओत प्रोत थी। उसकी कल्पनाएं भविष्य के आसमां पर पहुंच नृत्य करने लग गई थी, और आकाश से उतरी ज्योत्सना में वह अंतर मन से भीग भीग जा रही थी। सुहाग की सेज पर वह सजी धजी गठरी बनी बैठी रही। सने सने रात गुजर रही थी। कहीं कोई आहट नहीं थी। चिर प्रतीक्षित रात्रि में उसका प्रियतम गौतम न जाने कहाँ था। प्रतीक्षा, एक लंबी प्रतीक्षा, सारी रात की प्रतीक्षा। सुरसा के मुख से रात को निगल रही थी। जब उसे हल्की सी चिड़ियों की चहक सुनाई दी तो
वह हैरान परेशान की रात बीत गई थी, क्योंकि वह चैन से बैठ ही नहीं पा रही थी। कभी सोई, कभी जागी, कभी द्वार तक जाकर लौट आती रही। शगुनों वाली रात में वह मुंह आंसुओं को आने से रोक रही थी, पर मुई आंखें उसकी कहाँ सुन रही थी। वह तो दिल के टूटे जाने पर बरस जाने को अकुला रही थी, बरस बरस कर उसे भिगो रही थी। सारा साज श्रृंगार भी थक हार कर मुरझा गया था। अचानक दरवाजा खुला और रोशनी के पहले कदमों के साथ ही गौतम उसके सामने आ गया और बोला, सॉरी यार, दोस्तों ने बहुत पिला दी थी, मैं वहीं पड़ा रह गया था। उसकी दृष्टि निष्प्रिय थी, मानो अमिता उस कमरे में है ही नहीं। सहज भाव से इतना कहकर वह बाथरूम की ओर चला गया, जैसे यह आम बात हुई हो। सारी रात प्रतीक्षा की एक एक घड़ी को अमिता ने ढेरों मौतें मर कर जिया था। उन मौतों का कहीं चर्चा तक नहीं था। क्षमा याचना या सॉरी का भाव तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं रखता था। आशाओं के अनुरूप उसने उसे छूकर आलिंगनबद्ध तो क्या करना था। उसने तो उसे नजर भर के देखा तक नहीं, और ना ही उसके मचलते अरमानों की सजी हुई अर्थी को कंधा देने की सोची। यह सब देख अमिता के कांटों तो खून नहीं था। अमिता के जीवन का कठोर सत्य उसके समझ था। अब संपूर्ण वातावरण और परिवेश जैसे किसी अवांछित रहस्य के रोमांच से भरा था। बेबसी में अपने गिरते आंसुओं की गवाही में अपने 16 श्रृंगार को वह स्वयं उतार रही थी। उसकी उंगलियां कांप कांप जा रही थी इस बोझ को उतारने में, जिस पर गौतम का नाम लिखा था। थोड़ी देर में गौतम बाथरूम से बाहर आया और उसकी ओर देखे बिना उसे उसकी मम्मी के घर जाने के लिए तैयार होने को कहकर उल्टे पांव लौट गया था। उसे तब चक्कर आ रहे थे। मनोमस्तिष्क में कई प्रकार के गतिरोध चल रहे थे। सुधियों के आरोह अवरोह बार बार टक्कर खा रहे थे। अपने निष्प्राण शिथिल काया को वह बड़ी मुश्किल से तैयार कर रही थी कि तभी उसने मुखौटा ओढ़ लिया, क्योंकि वहां भारती आई और उसे बड़े स्नेह और प्यार से अपने साथ परिवार के बीच ले गई थी। मानो वहां पर किसी को कुछ मालूम ही नहीं था कि रात ने उस पर क्या कहर ढाया था। बाहर परिवार में सब कुछ सहज था। सभी लोगों ने स्नेह शक्ति स्वागत करते हुए उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उन्हें मम्मी के घर रिवाज के मुताबिक पगफेरे के लिए भेजा। अमिता ने मुखौटा तो ओढ़ ही लिया था, सहज और प्रसन्न दिखने का। वहां पर सहेलियां और भाभियां उससे चुहलबाजी कर रही थी और वह धीमे धीमे मुस्कुराकर शर्माने की एक्टिंग कर रही थी। मानो खुशी की अतिरेकता उसके संभाले संभल नहीं रही थी, क्योंकि दो प्रेमियों का प्रथम रात्रि का मिलन बहुत मधुर था। उन दिनों एन्वेस्टर कारें हुआ करती थी, तो कुछ लोग कारों से और बाकी लोग आज शाम की ट्रेन से वापस अपने घर बबीना जा रहे थे, क्योंकि उनके बाहर के सारे मेहमान बबीना से ही वापस जा रहे थे। अब असली विदाई हो रही थी। अमिता ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन घटनाक्रम असहज और असह्य थे, क्योंकि रात भर सुधिया उसे कहाँ चैन लेने दे रही थी। उनमें बाहर आने की होड़ लग गई थी। ढेरों मृदल स्मृतियों में वह अटकी हुई थी, जिनके वशीभूत होकर यह निर्णय लिया गया था गौतम के संग जन्म जन्मांतर के बंधन बांधने का, और अब उस पर गाज गिर गई थी। एक रात में ही वह मुरझा गई थी और शिथिल लाचार बेबस हो गई थी। गौतम की आंखों की कशिश मृत प्राय हो चुकी थी। उसके लिए उसे समझ नहीं आ रही थी कि वह किससे पूछे और क्या पूछे। अमिता के मन में आस का एक चिराग अब भी जल रहा था कि अपने घर पहुंचकर गौतम शायद नॉर्मल हो जाएगा। जरा सी भी आहट होती तो वह सोचती गौतम होगा। कमरे में लटके पर्दे में जरा सी भी कंपन होता तो उसे लगता पीछे से गौतम आकर अचानक उसे बहुपास में भर लेगा। लेकिन वह तो उसके सामने आने से भी कतराता रहा। कुछ तो बात है जो उसकी चाहत मर गई है। 4 दिनों बाद दोपहर को एक किताब बुक शेल्फ से उठाकर वह बंगले की पीछे की ओर पेड़ों के झुरमुट में, जहां ढेरों कटहल लगे थे और जो पकने पर लगभग फट पड़ने को आतुर थे, उन फलों की मीठी मादक महुआई गंध हवा में समाई हुई थी, जिससे उसके क्लांत मन को कुछ राहत मिली तो वह चुपचाप वहां जाकर बैठ के उसे पढ़ने लग गई थी।
कुछ ही देर में गौतम भी उधर आया और उसके पास वहीं पड़ी एक कुर्सी लेकर बैठकर उसे एकटक निहारने लग गया था। कुछ देर बाद उसकी ओर देखते हुए बोला था, क्या तुम मुझसे कुछ पूछोगी नहीं? और उसके हाथ को पकड़ना चाहा। अमिता ने अप्रत्याशित रूप से उसका हाथ झटक दिया। उसने अपने आप को पिघलने नहीं दिया था। नारी दर्प अनजाने में जाग उठा था शायद। उसे अभी भी याद है कि उसका मन चाहा था कि वह उसका मुंह नोच ले और उसकी छाती पर जोर जोर से मुक्के मारे, लेकिन वह संयत रही। उसने मौन रहकर केवल अपनी प्रश्न भरी दृष्टि उस पर टिका दी थी। उसकी अन्वेषी निगाहें गौतम के चेहरे को ताकती रही, मानो उसमें दबी पड़ी राख में से चिंगारी निकलते हुए देख रही थी, जो उसके जीवन को जलाकर भस्म करने लगी थी। अपने धैर्य की पराकाष्ठा पर वह स्वयं हैरान थी। उसे लगा उसका तालू जुबान से चिपक गया है। वही यदि बोलना चाहे तो भी बोल नहीं पाएगी। उस दिन गौतम ने बहुत सहज भाव से अपने गुनाह को कबूल किया या कन्फेशन किया, मालूम नहीं उसमें कितनी सच्चाई थी। वह बोला, विवाह से पूर्व मैं तुमको कुछ बताना चाह रहा था। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन दृढ़ विश्वास में लिप्त तुम कुछ भी सुनना और समझना नहीं चाह रही थी। उधर माँ ने भी अपनी सौगंध देकर मुझे रोक लिया था। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था। मैं समझ रहा हूँ तुम कांटों पर चल रही हो। मैं बहुत हिम्मत बटोर कर तुम्हारे सामने आया हूँ, तुम्हें यह बताने की असल में मेरे जीवन में एक हादसा हो चुका है। मुझे किसी के साथ गंधर्व विवाह करना पड़ा है, किसी मजबूरी में। हैरानी की बात है कि यह मजबूरी उसने अमिता को कभी नहीं बताई। तुम्हें स्पर्श करना भी अब मैं पाप समझता हूँ। वाह, क्या नैतिकता का स्तर निश्चित किया था उसने अपने लिए। मैंने माँ और बाबूजी को बोला था, लेकिन वह माने नहीं। उनकी और तुम्हारे बाबूजी की इज्जत का वास्ता देकर उन्होंने यह विवाह करवा दिया। मैं लज्जित हूँ तुम्हारे समझ। तुम जो चाहे मुझे सजा दे दो। वैसे मेरा रिजल्ट भी आ गया है। मैं अनुत्तीर्ण हो गया हूँ। यह आखिरी चांस था मेरा। अब मैं इस जीवन में कुछ भी बन नहीं पाऊंगा। तुम्हें जैसा जीवन देने के ख्वाब मैंने संजोए थे, वह सब धराशायी हो गए हैं। तुम्हें मैं जीवन में निराशा के अलावा कुछ भी नहीं दे पाता। यह बात और है कि जीवन के घटनाक्रम कुछ और ही मोड़ लेकर बदल गए हैं। मैं तुम्हारा अपराधी बन गया हूँ। अब तुम बताओ क्या करना है? यह सब सुनते सुनते अमिता की आंखों से आंसुओं की झड़ी चेहरे भिगोते हुए ब्लाउज भी भिगो रही थी। वह इतने बड़े अप्रत्याशित सदमे से ठंडी होती जा रही थी। नतीजतन वही बेसुध होकर गिर पड़ी थी कुर्सी से नीचे। बेहोशी की हालत में उसे गोदी में उठाकर गौतम भीतर कमरे में पिछले द्वार से ले गया था और पलंग पर लिटाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, इसे पूर्व की वह होश में आती फिर न जाने वो कहाँ चला गया था। घर में किसी को कानों कान खबर नहीं लगी थी कि घर के पिछवाड़े किसी का संसार लूट रहा था, क्योंकि कई बार चोटों की मार से उभर आए जख्मों के जवाब में एक रिक्तता होती है, जिसे भरना असह्य होता है। चोट खाने वाले के लिए उसकी अनुभूतियां चोटिल होकर भी अभिव्यक्त नहीं हो पाती हैं। आशाएं उमंगे धराशायी होने पर बर्दाश्त भी हार जाती है। एक बिंदु पर आकर वे खंड खंड बिखर कर अखंड रूप धारण कर लेती हैं और बोझ लाद लेती हैं, मनो मस्तिष्क ही नहीं संपूर्ण जीवन पर। अमिता को यहाँ पर हीन ग्रंथियों का उभर कर गौतम के व्यक्तित्व पर छा जाना परिलक्षित हो रहा था। गंधर्व विवाह की बात या बहाना उसके गले नहीं उतर रहा था, या फिर वह शारीरिक रूप से अयोग्य इम्पोर्टेंट था विवाह के लिए। क्योंकि उस जमाने में जब प्रेम पत्र लिखना भी अपराध माना जाता था, तो आज की तरह प्रेमी लोग आपस में शारीरिक संबंध नहीं बनाते थे, जिससे उन्हें एक दूसरे के विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता था। मातृ सत्ता और पितृ सत्ता की एक लक्ष्मण रेखा घर की बहु बेटियों के चारों ओर खींची होने से वे जीवन संस्कारित रूप में बिताती थी। यह सब कन्फेशन सुनकर भी अमिता उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसे गौतम के प्रेम पर पूर्णतः विश्वास था। सोचने लगी थी कि गौतम उसे इस हद तक प्रेम करता है कि उसे जीवन के समस्त सुख देना चाहता है, और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उसका मन टूट गया है कि वह अब ऑफिसर नहीं बन पाएगा, इसीलिए उससे दूर हो रहा है। वह प्रेम की शक्ति को पहचान ही नहीं पाया था। वह भी तो पढ़ी लिखी थी, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर जीवन की नैया को आगे खींच सकती थी।
लेकिन उसके मनोमस्तिष्क पर हीन ग्रंथि या इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हावी हो गया था, जिससे उसके मन की ऊर्जा शक्ति निढाल हो गई थी और उसने यह बहाना बना लिया था। अकेले में वह आंसुओं से मन की जमीन को पखारती थी। कभी कभी उसे लगता था नपुंसकता, हाँ यही शर्तिया तौर पर इसका प्रमुख कारण हो सकता है। साइकोलॉजी की छात्रा होने के कारण वह गौतम की अंतर्वेदना को भी उसके चेहरे से पढ़ पा रही थी और कयास लगा रही थी कि हो सकता है अपनी जवानी में उसने अस्वाभाविक रूप से सेक्स बहुत किया हो, जिससे उसकी स्वाभाविक शक्ति समाप्त हो गई हो। उसके मन में यही गठान पड़ गई थी अब, क्योंकि इसी दम पर नामर्द कहते हुए बाबूजी ने आखिरकार गौतम से उसे तलाक दिलवाकर छुटकारा दिलाया था। गोपी चाचा ने भी तो यही कहा था, अरे ऐसा कौन सा मर्द होगा जो जिसके प्यार में पागल बना फिरता था, उसे अपने बगल में होने पर उसे छुआ तक नहीं। ऐसे ही सिद्धांत की बातें करता है वो नामर्द। उसने अपने आप को मजाक नहीं बनने दिया था। आने वाले वक्त का हौसला से मुकाबला किया था। उच्चतम शिक्षा प्राप्त करके उसने समाज में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था। बीती उम्र की आहटें उसके जीवन की गतिविधियों में अवरोध नहीं बन पाई थी। पिता का साथ और उसका आत्मविश्वास उसका संबल बना रहा था ताउम्र, क्योंकि उसने अपनी हथेली पर सूरज उगा लिया था। अमिता ने एकदम चुप्पी साध ली थी। कोई गिला कोई शिकवा नहीं किया था कभी किसी से। और जब एक हफ्ते बाद पहली बार भैया मायके के लिए उसे लिवाने आया था, तो भैया को कुछ बताए बिना वह आत्मविश्वास से भरकर एक दृढ़ निश्चय लेकर उस घर को सदा के लिए त्यागने का निर्णय लेकर वहां से चल पड़ी थी। गौतम को सजा तो उसने क्या देनी थी, लेकिन उससे एक गिला उसे उम्र भर रहा कि काश वह उसे सच बता देता। तभी से वह स्टेशन पर गौतम की धूमिल छवि को नकारने की यादों से यादों की सुरंग में उतर रही थी और उसके हाथ उन सूधियों से लिपटे पन्नों के चिथड़े चिथड़े कर रहे थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।